हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज है शनिवार और प्रत्येक शनिवार को हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक टॉपिक करते हैं और इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि से संबंधित विगत के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नोत्तर को डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊँगा और उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का विरोध किया? और आपके ऑप्शंस हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर चित्तरंजन दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया गया। तो दोस्तों इसका जो है बहुत से नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कहा कि जो हम यह विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे हैं, होलिका उसकी जला रहे हैं, इससे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसको दोस्तों हम लोग अपनी लाइफ में भी सोच सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पैसे देकर कोई सामान खरीदा है और फिर हम उसको जला दे रहे हैं, तो इसमें हमारा फ़ायदा है क्या है? तो दोस्तों मैं अगर अपनी व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं तो मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हूं। इस संबंध में दोस्तों आपके अपने क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में और भी आपको बता चलूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं और उन्हें वर्ष 1913 ईस्वी में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए जो है कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही दोस्तों यहीं पर एक चीज़ और भी आपको बता चलूँ कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी ही थे। और दूसरी चीज़ दोस्तों यह भी आपको बता दूँ कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि जो है कि वह महात्मा गांधी जी के द्वारा ही दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बादशाह को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इल्तुतमिश। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और वह जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद वर्ष 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बना। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु के बाद उसका गुलाम तथा दामाद इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक बना। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसके बाद इल्तुतमिश जो है वह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो इस प्रकार से दोस्तों जो इल्तुतमिश था वह एक गुलाम का गुलाम बन गया। तो यही कारण है दोस्तों कि उसे गुलाम का गुलाम शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अंबेडकर, बलवंत राय मेहता या फिर LM सिंघवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बलवंत राय मेहता। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि वर्ष 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता जी के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और जो है कि इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सिफारिश किया। और इसके बाद दोस्तों सबसे पहली बार वर्ष 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो है कि राजस्थान के नागौर जिले से देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो यही कारण है दोस्तों कि बलवंत राय मेहता जी को जो है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? और आपके ऑप्शंस हैं चर्चिल ने, इटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, माउंटबेटन ने। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे वह माउंटबेटन थे। यानी कि भारत की जब स्वतंत्रता समय यानी कि 15 अगस्त 1943 के समय भारत के जो गवर्नर थे वो माउंटबेटन ही थे। और उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दोस्तों पूरे देश में जो है कि सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे
और इन दंगों का केंद्र था बंगाल। और दोस्तों इन सांप्रदायिक दंगों से गांधी जी जो है बहुत ही दुखी थे और इसी वजह से दोस्तों जो है कि वह इन दंगों को रोकने के लिए 15 अगस्त 1947 के आज़ादी के समय में वह बंगाल के नोआखली नामक स्थान पर थे, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है। गांधी जी के इस अद्भुत और अदम्य साहस को देखकर लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? और आपके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको मैप की तरफ ले चलते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसकी सीमा पश्चिमी बंगाल के साथ असम, इसके बाद मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो हम देखते हैं कि नागालैंड की कोई भी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नागालैंड। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? और आपके ऑप्शंस हैं 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 25 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा समझ भी लेते हैं कि आखिर यह 25 सेंटीमीटर है क्या। तो दोस्तों जैसा कि अगर मान लीजिए आप इस वीडियो को ही देख रहे हैं अपने मोबाइल में और उससे अगर आप मेज कुर्सी पर बैठे हुए हैं दोस्तों, तो जो इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसको अगर आपके आँख की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर है और वो आपको सही दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आपका आँख बिल्कुल सही है। यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसा कि बहुत से लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं और मैं भी चश्मे का प्रयोग करता हूँ, तो यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों को दूर की चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों उनके अंदर जो उनकी आंखों में दोष है या जो कमी है वह कहलाती है निकट दृष्टि दोष। और कुछ लोगों को नज़दीक की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नहीं स्पष्ट समझ में आती हैं, तो उनको जो है उनकी आंखों में जो है दूर दृष्टि दोष की दोष है। अगला प्रश्न है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? और आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मध्य प्रदेश। और दोस्तों यही कारण है कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बता दूँ कि हमारे पूरे भारत में जो बाघों की संख्या है वह सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में ही है, इसलिए मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ग्रेट बैरियर झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील या फिर करदा झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लेक बैकाल यानी कि बैकाल झील। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि जो बैकाल झील है वह दुनिया में मीठे पानी की सबसे गहरी झील है और यह जो है कि रूस में है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रूस जो है वह यूरोप और एशिया दोनों ही कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो दोस्तों जो है कि रूस का जो हिस्सा एशिया में है वह जो है हिस्सा साइबेरिया कहलाता है और यह वर्ष के ज़्यादातर समय में जो है कि यह बर्फ़ से ढका रहता है। और यही कारण है दोस्तों कि लेक बैकाल को साइबेरिया का मोती यानी पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 7 अप्रैल और ऑप्शन फोर्थ है ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है वह तीनों ही सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है तंबाकू निषेध दिवस 7 अप्रैल यह गलत है दोस्तों, क्योंकि 7 अप्रैल को दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर वाराणसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लखनऊ में। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूँ कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की जो स्थापना थी वह वर्ष 1975 ईस्वी में की गई थी। वहीं पर दोस्तों एक चीज़ और भी आपको बता चलूँ कि जो ऑप्शन फर्स्ट है मेरठ, तो मेरठ में दोस्तों राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं 12 जनवरी, 5 जून, 7 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखी होगी
तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अब तक मिल चुका होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर्च के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।